इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिन भर पूरी दुनिया में महिला दिवस की बात हुई। हमारे देश से भी जगह जगह महिलाओं के सम्मान की खबरें आई। इस मौके पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी मान्यता यह है कि हमें अपने देश में तो हर दिन को महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हर दिन, हर वक्त, हर जगह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां महिलाओं का जितना तिरस्कार होता है, जितना जुल्म उन पर होता है, जितनी प्रताड़ना उन्हें दी जाती है, जितनी तकलीफ उन्हें उठानी पड़ती है, उसका जवाब एक दिन महिला दिवस मनाकर नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी संस्कृति कुछ कहती है, हमारे शास्त्र कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों में कहा गया कि नारी की तो पूजा होनी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर नारी का सम्मान नहीं होगा तो अच्छे कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। लेकिन सम्मान तो छोड़िए, हमारे यहां हर एक मिनट में एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मारपीट होती है। हमारी संस्कृति सिखाती है औरत देवी का रूप है, शक्ति का प्रतीक है। लेकिन एक ऐसी शक्ति है कि हमारे देश में हर 16 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। हर घंटे में एक गैंगरेप होता है। अपने देश में हमारी मां बहनों को क्या क्या सहना पड़ता है, लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कोई महिला काम के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। रास्ते में, बस में, मेट्रो में, स्कूटर में, हर जगह सावधानी, तरह तरह के कमेंट्स। जब वो घर पहुंचती है, ऑफिस पहुंचती है, हर वक्त चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। इंटरनेट ने, डिजिटल मीडिया ने डर और भी बढ़ा दिया है। कौन कहां कैमरा लगा देगा? टॉयलेट में, चेंजिंग रूम में, किराए के घर के बाथरूम में, हर जगह खतरा है। कौन मॉर्फ करके तस्वीरें फेसबुक पर डाल देगा, कहा नहीं जा सकता। जिस देश में नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, वहां आज हर महिला हर वक्त हर जगह अपने सम्मान को बचाने की चिंता में रहती है। उसे लगता है हर कोने में कहीं कोई उस पर घात लगाए बैठा है। पुलिस वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि ज्यादातर केसेस में महिलाओं के साथ क्राइम में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो या तो महिला की पहचान के होते हैं या फिर रिश्तेदार। लेकिन ये बात सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है। आप और हम भी जानते हैं कि चाहे सड़क हो, दफ्तर हो, घर हो, हर जगह महिला पर बुरी नजर रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। आज हमने ऐसी कुछ महिलाओं से बात की जो घर भी चलाती हैं और काम पर भी जाती हैं। उनको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, किस तरह की जिम्मेदारी वो निभाती हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए नौकरी करना आसान नहीं होता। किस तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करने वाली लड़कियों ने आज बताया कि बहुत से लोग भद्दे कमेंट करते हैं, कई बार डबल मीनिंग बातें कहते हैं। गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि परिवार पालना है, नौकरी करनी है, उन पर जिम्मेदारी है, इसलिए सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। सोचिए ये दर्द कितना भयानक होता होगा। परेशानी तो कुछ नहीं होती, बट हाँ कभी कभी कोई कस्टमर्स ऐसे बात कर जाते हैं तो अब तो हैबिट सी हो गई है। कभी कभी ऐसे डबल मीनिंग में बात करते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सर कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ बुरे भी हैं, और सभी तरीके के लोगों को हैंडल करना होता है। काफ़ी अच्छे लोग भी आते हैं जो हमारे काम को बहुत मोटिवेट भी करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाता है। मतलब यहाँ पे लोग तो अच्छे ही आते हैं, पर कोई कोई लोग रहते हैं जो बदतमीजी करते हैं कभी कभी। ऐसा हमेशा कभी नहीं होता। लेकिन हमारा मतलब करते तो हम इग्नोर भी कर देते और नहीं मानते तो हमारे पास स्टाफ है जो उनके साथ, अगर हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे आगे जाके पढ़ना है उस चीज़ को, ठीक है, तो इसलिए हम इग्नोर करते थे कि हमने सुना ही नहीं। अब उसको भी इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। तो शांत रहना पड़ता है।
होती है परेशानी तो होती है, लेकिन कस्टमर को थोड़ा समझ के लेना पड़ता है। शांति से समझाएगा तो समझ जाते हैं। मैम लेडीज़ों को मतलब सम्मान दीजिए, उनसे तमीज़ से बोलना सीखिए, बोलने से पहले सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या बीतती होगी जिससे भद्दे कमेंट सुनने के बाद भी अनसुना करना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी होती है। वो अपने परिवार के बारे में सोचती है, परिवार की ज़रूरतों के बारे में सोचती है और सहन कर लेती है। ये ज़्यादातर जगहों पर होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज में नौकरी करने वाली महिलाएं गरीब परिवारों की होती हैं। छोटे शहरों से आकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में नौकरियां करती हैं, लेकिन यहाँ भी डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। घर से आते वक्त, घर से लौटते वक्त छेड़खानी का डर, हर वक्त किसी अनहोनी का खौफ। वैसे तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर जो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि कोई से कहते सर चेक करा दीजिए, रुक जाइए, तो कहते क्या देखोगी, क्या है मेरे पास। और कोई कोई तो ऐसे आते हैं, लो मैडम चेक कर लो, और कुछ बकाया ऐसे उल्टा सीधा मालूम बोल जाते हैं। समझ तो जाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। डबल मीनिंग में जब आदमी बात करता है तो इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, तो उनको फिर गार्ड बुला देते हैं कि भैया देखो इन्हें तुम्हें संभालो, और इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो कहते ठीक है चलो, लेकिन वो जाके फिर चले जाते। रोड पे भी कई बार जाओ तो रोड पे भी आदमी कहता कहाँ जाना है, चलो तुमको छोटे, फिर मैं सीधे माँ बहन की गाली करती हूँ, मैं और कुछ नहीं कहती, क्योंकि तुम्हारे घर में माँ बहन तो है नहीं, मेरे पास मजबूरी है, तो तुम सोच रहे हम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे, ये तो हो नहीं सकता है। मैं तो अपनी माँ बहन को मेरे पास खड़ा कर दो, मेरी भी भाई घर में मजबूरी है, वो हमारे साथ 12 घंटे ड्यूटी करें तो हम समझे उनको। तो इसी तरीके से हमारी लड़ाई हो जाती है। कोई भी आता है, मैं तो 15 साल की सिक्योरिटी की नौकरी कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के इसमें नहीं आया। आदमी ने बहुत तरीके से कोशिश की, धमकाने की, और मतलब हर तरीके से रास्ते में भी रोकने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी हिम्मत पर डटे। मैंने कि भाई मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन मैं गलत के लिए एग्री नहीं हूँ। और यही मैं चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी माँ बहन किसी की भी हो, अपने की जैसी सच्चाई होती है। और मजबूरी में औरत नौकरी करने निकलती है। आज की डेट में इंसान ये सोचते हैं कि मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा हम उठाएं। ऐसी सैकड़ों महिलाओं की बातें मैं आपको सुनवा सकता हूँ। डर कर निकलना, काम पर जाना, फिर डरते डरते वापस घर तक आना, और मजबूरी ये कि रोज़ यही करना है। हर रोज़ ये होता है, हर रोज़ इस तरह की मुश्किलात का सामना होता है। और ये छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं कि शिकायत भी नहीं कर सकते। कौन रोज़ रोज़ पुलिस के पास जाए? अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो पुलिस के पास जाने में भी डर, क्योंकि पुलिस वालों पर तो भरोसा नहीं है। कई बार पुलिस वालों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। एक अच्छी बात ये हुई है कि अब देश भर में महिला थाने बन गए हैं। हर जगह पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस वालों की ड्यूटी है। बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस में आ गई हैं। तो जो पुलिस में महिलाएं हैं, उनकी नौकरी भी कोई आसान नहीं है। उन्हें भी बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ड्यूटी के घंटे तय नहीं होते, कब कहाँ जाना पड़े पता नहीं होता, परिवार के लिए वक्त नहीं मिलता। कई बार तो बच्चों को लेकर थाने में ड्यूटी करने वाली महिला पुलिसकर्मियों की तस्वीरें हमने देखी हैं। पिछले 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस की लड़की अपनी बच्ची को हाथ में लिए हुए पुलिस को ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। अब दोनों तरह की बातें कही जा रही हैं। एक कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की ने कितनी हिम्मत से अपनी ड्यूटी की, 2 महीने के बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये बच्चे की सेहत के लिए बड़ा खराब है, माँ को बच्चे की परवाह नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि पुलिस स्टेशंस में, ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की तैनाती से अपराधों की शिकार महिलाओं को रिपोर्ट दर्ज करने में सहूलियत हुई है। इस तरह की ड्यूटी हम कंटिन्यूस निभाते आ रहे हैं। बस ये है कि कुछ चीज़ों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन चीज़ों को देश की तरफ भी दिखाया जाएगा कि महिलाएं किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाती आ रही हैं। पुलिस स्टेशन में भी, बाहर भी, सारी तरह से वो किस तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही हैं। देखिए, आसान तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश पूरी तरह से की जाती है, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं समाज में जो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं इन चीज़ों को। लेकिन विद टाइम आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ
देखिए कि किस तरह हमारे देश ने इस चीज़ में प्रोग्रेस करी है और अब हम इस तरह की ड्यूटी में, इस तरह की जॉब में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो पहले लोग पुलिस स्टेशन आने से डरते थे, पर जब से फीमेल ऑफिसर आए हैं, लेडीज़ भी अपनी कंप्लेंट को इजीली पुलिस स्टेशन में लेके आ सकती हैं। वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वो कोई भी कंप्लेंट हो, उनको ऐसा नहीं लगता कि लोग ना मेल के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गई, वो फीमेल ऑफिसर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए ऐसा ही निधि यादव है ये। कुछ ऑफिसर्स हमारे सिविल में रहते हैं जिससे कि बच्चे नहीं डरे। कुछ फीमेल भी पैनिक हो जाती हैं यूनिफॉर्म को देख के, इसीलिए हम कुछ फीमेल ऑफिसर सिविल में रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी आता है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड स्टेट में रहता है, माइंड में परेशानी लेकर आता है, या फिर जो भी महिला आती है तो उसको काम डाउन करने के लिए उसी के लेवल की सोच रखती हैं। तो महिलाएं यहाँ पे डीओ भी महिला होती है तो उसको समझाती है कि आप पहले शांत हो, रो मत, ऊपर मैम के पास जाओ। और ज़्यादा ही परेशान होती है तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, ऊपर महिला आयोग की काउंसलर्स बैठी हैं, हम उनसे भी उनकी काउंसलिंग कराते हैं। बच्चे होते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आप अपनी जिम्मेदारी को निभाती, कितना मुश्किल होता है ये? मैं मुश्किल तो होता है, मगर ड्यूटी भी करनी है, घर भी देखना है। अब अभी कभी भी ऐसा हो जाता है कि हमें घर चले जाते हैं मगर तुरंत से ड्यूटी आ जाती है तो हमें आना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, हमें आना पड़ेगा। तो हम अपना घर भी देखते हैं और अपनी प्रॉपर ड्यूटी भी निभाते हैं। मैम करना पड़ता है, मैनेज तो करना ही पड़ता है। कितने आवर्स की ड्यूटी आपकी होती है? मैम अभी तो 7 घंटे की है। नहीं तो जी। उसके बाद जब आप घर जाती हैं, घर का भी काम देखती हैं? जी जी हाँ, कर लेते हैं मैम, मैनेज कर लेते हैं मैडम। घर भी देखना है, बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है और पुलिस स्टेशन में ड्यूटी भी करनी है। लेकिन मैं कहूँगा पुलिस थानों में महिलाएं बेहतरीन काम कर रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं तैनात हैं। नक्सलाइट से मुकाबला करने के लिए महिला कमांडोज जंगलों में हो रहे ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सेना में ऑफिसर्स रैंक पर भी अब लड़कियों की भर्ती शुरू हो चुकी है, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी कम है। अगर मेडिकल कोर को छोड़ दिया जाए तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिलाकर कुल 9118 महिला अफसर हैं, जबकि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कुल जवानों और ऑफिसर्स की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। लेकिन अच्छी शुरुआत है। संख्या कम है लेकिन बेटियों का जोश और जज्बा वो कम नहीं है। आज कुछ विमेन ऑफिसर्स ने बताया कि जब एक बार वर्दी पहन ली तो डर छूट जाता है। हालात कितने भी खराब हो, ट्रेनिंग कितनी भी कठिन हो, हौसला नहीं टूटता। जब हम सरहद पे लड़ाई करेंगे, जब हम ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जाएंगे, तो क्या उस वक्त ये सोच हावी होती है कि हम महिलाओं को फॉरवर्ड पोस्ट पे रखें या आदमियों को फॉरवर्ड पोस्ट पे रखें? आई थिंक ये डिसीजन महिला और आदमी से रिलेटेड नहीं है। जो उस फॉरवर्ड पोस्ट के लिए काबिल है आप उसे रखिए। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर डिसीजन टू टेक। ये काबिलियत जेंडर बेसिस पे नहीं होती है, ये काबिलियत आपके खुद की होती है, इंडिविजुअल की होती है, और जो इंसान वो प्रूव कर सकता है वो वहाँ रह सकता है। एंड आई एज अ मदर आई एम टेलिंग यू, आई एम एज अ प्रोफेशनल पर्सन आई एम टेलिंग यू, आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं हर जगह खड़ी हो सकती हूँ। मैं काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में पोस्टेड रही हूँ, मैं वैलीज़ में पोस्टेड रही हूँ, आज की डेट में इस दौरान मैं लद्दाख में पोस्टेड हूँ, और मैंने हर तरह की ऑपरेशनल एरियाज़ देख ली है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं के लिए काबिल नहीं हूँ, और ना ही ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है। चैलेंजेस तो होते होंगे? चैलेंजेस तो पक्का है, बट इट इज़ मैनेजेबल। नथिंग इज़ देयर कि इट इज़ नॉट मैनेजेबल। फौज हमें ऐसे ट्रेनिंग देते हैं टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग, सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, इट कम्स इन ऑन इट्स ओन। आपने तो क्लियर नहीं बताया चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम्स कौन कौन से फ्रंट पर आती है? हमारा ट्रेनिंग ऐसा होता है कि हमें हर एक प्रॉब्लम के हम फेस कर सकते हैं। वी आर ट्रेन्ड इन एंड मोल्डेड इन सच अ वे दैट वी डोंट हैव टू फेस इट, वी डील विद इट। एंड आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो वे ऑफ लाइफ इट कम्स टू यू नेचुरली। आपको लगता है कि सोसाइटी में भी अब पहले के मुकाबले अब बहुत बदलाव आ चुके हैं या और आने हैं? आ चुके हैं, आ रहे हैं और आएंगे, और भी आएंगे। देयर हैज़ बीन सो मेनी प्लेसेस जहाँ अभी भी वुमेन को एक्सप्लोर करना है। इट्स नॉट, सोसाइटी इज़ नॉट स्टॉपिंग अस, सोसाइटी हमें नहीं रोक रही है, हम खुद को रोकते हैं। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम
हर चीज़ों के लिए बने हैं और हमें जो चाहिए वो हमें मिल सकता है और वो हम हासिल कर सकते हैं। आई थिंक वो दिन आएगा जब हम ये इक्वालिटी और इनकी बातों से ऊपर उठ जाएंगे। इन बेटियों की बातें सुनकर, इनका हौसला देखकर गर्व होता है। पिछले 14 महीने में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा खतरा उठाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा की है तो वो हमारी नर्सेस। कोरोना काल में नर्सेस ने अपने परिवार की चिंता छोड़कर, अपने बच्चों से दूर रहकर कोरोना का खतरा उठाकर ड्यूटी की, कोरोना के मरीजों की सेवा की। जिस बीमारी के डर से परिवार वाले भी अपनों का साथ छोड़कर भाग खड़े होते थे, उस बीमारी से बिना डरे लाखों नर्सेज ने देश भर में जिस तरह से दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाई, वो किसी जंग जीतने से कम नहीं है। और बड़ी बात है कि वॉरियर्स आज भी अपने मिशन में उसी तरह शिद्दत से लगे हैं। पहले कोरोना के मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, अब इन नर्सेज पर कोरोना के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त पूरे देश में वैक्सीनेशन का सेकंड फेज चल रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान हमारी नर्सेज के सामने कई बार अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा होती है। जो लोग कोरोना से वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, वो उस वक्त नर्सेज से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसे लेकर कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जो लोग टीका लगवाने आते हैं वो पूछते हैं वैक्सीनेशन असली है या नकली है, इसे लेकर क्या एहतियात बरतनी होगी, क्या खाने में कुछ अवॉइड करना होगा, क्या सिर्फ 0.5 ml वैक्सीन क्यों देते हैं, इससे क्या होगा, क्या वैक्सीन 2 डोज लेना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये वैक्सीन पानी जैसी क्यों है, कहीं वैक्सीन की जगह पानी का इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे। नर्सेज की बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा ये लोग इतनी पेशेंस कहाँ से लाती हैं। हमारे संवाददाता मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, कानपुर तमाम शहरों में नर्सेज से बात करने पहुंचे। आपको मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात नर्सेज की बात में सुना देता हूं। राजेश कुमार ने इनसे बात की। अभी अगर पहले आते तो पूछते हैं कि मतलब उनको लगता है फीवर आएगा क्या, इसे दर्द, ज़्यादा तक क्वेश्चन वही पूछते हैं कि उनको दर्द हो गया क्या, इसे दर्द नहीं होगा ना, धीरे दे दो। फिर देने के बाद पूछेंगे फिर फीवर आएगा तो क्या करना है, इससे कुछ होगा नहीं ना, हम घर जाके क्या खाएंगे, कुछ नॉनवेज खा सकते हैं क्या, कुछ और इश्यू नहीं होगा ना घर जाते समय, ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हो। कभी कभी पूछते मतलब इंजेक्शन, उनको कभी कभी थोड़ा भी सुई का नहीं लगता है तो बोलते हैं इंजेक्शन दिया है ना क्या, ऐसे ही नीडल हम दिखाई और डाल दी, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछते। कभी कभी वो पूछते भी है कोरोना था क्या पता नहीं, लेकिन ये इंजेक्शन है ना क्या, इसमें पानी डाल के ऐसे दे रहे हैं। तो हम उनको बोलते हैं आपको घर जाके फीवर तो आएगा, सर दर्द होगा तो आपको ही समझेगा कि ये इंजेक्शन पानी है कि इंजेक्शन है, आपको बराबर समझेगा घर जाके। और हर दूसरा पेशेंट पूछता है या 10-15 में से एक पूछता है? नहीं, हाँ एक हाथ दूसरा ऐसे पूछता है, सब जन ऐसे नहीं पूछते लेकिन एक हाथ दूसरा पूछता है। 50-70 के बीच में रहता है ना, वो बराबर ऐसा क्वेश्चन पूछते ये क्या है, पानी दिया था ना, मुझे वायल दिखाओ, वायल बराबर है ना कि एम्प्टी वायल है और ऐसे दिखा रहे हैं, बार बार वो देखते रहते। वायल है ना, कोविशील्ड ही लिखा है ना, कौन सा है कंपनी का, किधर से आया है, पुणे का ही है, इंडिया का ही है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते बार बार। हम लोगों को वैक्सीन का क्यों नहीं दे रहे, कोविशील्ड का क्यों दे रहे, मोदी जी ने तो वैक्सीन दिया, सब क्वेश्चन्स रहते हैं। उनको तो बहुत सारा क्वेरीज रहता है। भी कोई पेशेंट पूछते हैं खाली ऐसे ही चुबा दिया हम लोगों को, कितना चुबा, कितना ml इंजेक्शन देते हैं, कितना डोज रहता है, एक ही इंजेक्शन सेम 2 बार देना है तो 2 डोज क्यों लिखा है, एक ही डोज रखने का, मतलब बहुत सारा क्वेरीज रहता है पेशेंट्स का। महाराष्ट्र में जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके सामने बड़ा चैलेंज है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में तो नए मरीजों की संख्या करीब 9000 थी। देश भर के मरीजों की संख्या का 50% सिर्फ महाराष्ट्र में है। मुंबई में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब कोरोना के नए केसेस की संख्या रोज 1000 से ऊपर आ रही है और यही हाल नागपुर का है। नागपुर में तो पिछले 24 घंटे में 1271 नए केसेस सामने आए। 7 दिन में 8000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसलिए भी अब वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। नागपुर की नर्सेज ने बताया कि अब कोरोना के प्रति लोगों का डर तो है, लेकिन तो भी लोग लापरवाही करते हैं, सुनते नहीं। और डर का अच्छा असर यह हुआ कि लोग वैक्सीन लगवाने बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
जितने लोग आते हैं उतने ही तरह के सवाल होते हैं। वैक्सीन है ना बराबर, नीडल बदलते कि नहीं, नीडल फेंकते कि नहीं, कि एक ही नीडल सबको लगाते हैं और उसमें पानी तो नहीं है। तो हम बोलते ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, इतना ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं कि कोविशील्ड यानी कोविशील्ड ही देंगे, पानी थोड़ी भर के देंगे। बहुत समझाना पड़ता है सर, क्योंकि एक तो ये 60 या अबव रहते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे रहते हैं, पहले से ही थके हुए रहते हैं, पहले ही इतने आके सबरे से भीड़ में रहते हैं, इसलिए वो सारे सवाल पूछते हैं। तो मान सकते हैं इस भीड़ में और इसमें वो थक जाते हैं लाइन में लगते लगते, तो उनके तो सवाल पूछना यही है सर। नीडल वगैरह चेंज करते हो या नहीं चेंज करते हो, ऐसा वगैरह सब पूछते हैं वो लोग। देन आराम से लगाइए थोड़ा, ये सब बोलते हैं। फिर उन्हें आराम से लगाने के बाद किसी किसी को वैक्सीन दिखाना पड़ता है कि देखिए ये कोविशील्ड है या कोवैक्स है, ऐसा सब पूछते हैं। वो सब दिखा कर ही उन्हें फिर हम देते हैं वैक्सीन। पहले पूछते हैं वो वैक्सीन कैसा है, कौन सी कंपनी का है वैक्सीन। वैक्सीन देने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है कि कुछ परहेज रखना है क्या उसमें, यानी कुछ खाने में कुछ परहेज करना है कि ये पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे शहरों में हमारे संवाददाताओं ने आज नर्सेज से बात की जो इंजेक्शन लगा रही हैं। भोपाल में लोगों ने क्या कहा नर्सेज से, किस किस तरह के सवाल पूछे, ये भी सुन लीजिए। यही सब जानकारी लेते हैं कि ये मतलब वैक्सीन असली है या नकली है, किस कंपनी का है, देशी है या विदेशी है। फॉर एग्जांपल अभी अपने यहाँ कोविशील्ड ही लगाए जा रहे हैं, कोवैक्सीन नहीं लगाए जा रहे हैं, तो पूछते हैं कि किस इंस्टीट्यूट से आया है ये। तो ये सारी चीज़ें हमको उनको बताना होता है। फिर वैक्सीन लगने के बाद कभी वो लोग क्वेश्चन हम लोगों से करते हैं कि उसको लगाने के बाद हमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई घबराहट तो नहीं होगा। और नॉर्मली सब यही पूछते हैं कि मैडम ये वैक्सीन कितने दिन तक मतलब इसकी वैलिडिटी रहेगी, कब तक ये इफेक्टिव है। अब हम मास्क नहीं लगाएं क्या, मतलब हमें बुखार आएगा क्या, इसमें पानी तो नहीं है, इसका अच्छी कंपनी का है कि नहीं है, यही सब क्वेश्चन होते हैं। बुजुर्गों की क्वेरीज ये होती है कि ये जो वैक्सीन जो आया है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना मतलब हम लोगों के लिए कारगर है, ये कितने दिन तक के लिए है और इसका क्या बेनिफिट्स है, ये सब चीज़ें उनकी क्वेरीज रहती है। कहीं उसमें कोई सीरम, ये कौन सा सीरम है और गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें उनकी क्वेरीज रहती है। अपने देश की नारी शक्ति की बातें सुनते हैं, उनका विश्वास देखते हैं, उनका योगदान देखते हैं तो उन पर गर्व होता है। लेकिन समाज में उनके साथ जो होता है वो हर रोज शर्मसार करता है। और त्रासदी देखिए, ये महिलाएं शिकायत भी नहीं करती। बहुत कम महिलाएं कहती हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार होता है। उन्होंने इसे अपना जीवन मान लिया है, अपने काम में आने वाली परेशानियों का सिलसिला मान लिया है। महिला चाहे हाउसवाइफ हो चाहे प्रोफेशनल हो, घर की जिम्मेदारी भी उसे संभालनी है। हम लाख बराबरी की बातें करते रहें पर सब मानकर बैठे हैं कि घर चलाना तो महिलाओं का काम है। काम डबल है, जिम्मेदारी दोगुनी है, पर हक बराबरी का नहीं है। फैसले लेने का अधिकार नहीं होता, सम्मान नहीं होता। पिछले हफ्ते हमने आयशा की कहानी सुनी थी। डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट करके मर्दानगी कैसे दिखाई जाती है, इसका एक उदाहरण था। बड़ी आसानी से महिलाओं को मरने के लिए कह दिया जाता है। महिलाएं अपने आप को अपने घर में सुरक्षित नहीं समझती। सड़कों पर डर है, काम करने वाली जगह पर खौफ है। दूसरी तरफ हमने ये देखा, जहां वो काम करती हैं वहां अपनी काबिलियत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से साबित कर देती हैं कि वो किसी से कम नहीं है। जब वो घर चलाती हैं तो कैसे परिवार को जोड़कर रखना है, कैसे दो पैसे जोड़कर फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब सवाल है, करें तो क्या करें? मुझे लगता है ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि शुरुआत अपने घर से करें, अपने पड़ोस से करें, अपने आसपास से करें। महिलाओं को समानता दें, सम्मान दें, सुरक्षा दें और इससे उन पर ऐसा नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझें। अपने घरों में लड़कों को सिखाएं कि महिलाओं का आदर कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर कभी वो किसी लड़की से बदसलूकी करें तो लड़कों को उसकी सजा दें। लड़कों के दिमाग में कूट कूट कर भरें किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी लड़की का अपमान करना घोर अपराध है, ऐसा अपराध जिसे परिवार कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई लड़का,
कोई आदमी हमारे आसपास ऐसी हरकत करता है तो उसे जरा भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। हमारी लड़कियों की शिक्षा, उनकी सफलता, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी काबिलियत उन्हें शक्ति देती है और ये शक्ति वो अपने आप प्राप्त कर रही हैं। ये शक्ति उनको मजबूत बना रही है, पर समाज उन्हें कमजोर बनाता है, डराता है। अगर आज हमने संकल्प लिया अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, पूरा समाज महिलाओं को जुल्म और जोर जबरदस्ती से बचाएगा। हमारे मंदिरों से, मस्जिदों से, चर्चेस से ये संदेश निकले, किसी भी औरत के साथ बदसलूकी करने वाले जालिम को समाज में कोई जगह नहीं दी जाएगी, उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। तभी हम महिला दिवस मनाने के असली हकदार होंगे। और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 साल तो हर दिन महिला दिवस मनाना होगा और इस संकल्प को रोज दोहराना होगा। एक खबर महिलाओं से जुड़ी स्विट्जरलैंड से आई। स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला सरकार ने अचानक नहीं लिया, इसके लिए रेफरेंडम हुआ, लोगों में वोटिंग करवाई गई। स्विट्जरलैंड के लोगों ने बुर्के पर पाबंदी के पक्ष में फैसला किया है। 51% लोगों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोटिंग की। हालांकि कानून बनने में अभी करीब 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ये कानून लागू होगा वैसे ही स्विट्जरलैंड में सिनेमाघरों में, रेस्टोरेंट्स में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुर्का पहनने पर पाबंदी लग जाएगी। यानी अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो आपको चेहरा दिखना चाहिए, ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी। हालांकि कुछ रिलीजियस प्लेसेस में बुर्का पहनने की छूट होगी। हैरानी की बात यह थी कि स्विट्जरलैंड सरकार खुद बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं थी। सरकार का कहना था कि कौन क्या पहने क्या नहीं पहने यह तय करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का दूसरा तर्क यह था कि स्विट्जरलैंड में गल्फ कंट्री से काफी महिलाएं घूमने आती हैं, ऐसे में बुर्के पर बैन लगेगा तो टूरिज्म पर इसका खराब असर पड़ सकता है। लेकिन स्विस पीपल्स पार्टी ने स्टॉप एक्सिडिज्म के नाम पर बुर्के पर बैन लगाने की मुहिम चलाई और आज 51% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग करके इस मुहिम पर मोहर लगा दी। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या करीब 5% है और यहां ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं बल्कि नकाब पहनती हैं। लेकिन अब बुर्का और नकाब दोनों पर बैन लग जाएगा। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जहां पर बुर्का पहनने पर पाबंदी है। बुर्के पर सबसे पहले बैन फ्रांस ने लगाया, इसके बाद बेल्जियम, इटली, स्पेन, नेदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, अल्जीरिया और टर्की में बुर्के पर पूरी तरह या फिर पार्शल पाबंदी लगा दी गई है। बहुत से देशों में आतंकवादी खतरों को देखते हुए बुर्के पर बैन लगाया गया है, लेकिन कुछ देशों में महिलाओं की आजादी के इशू पर बुर्के पर पाबंदी लगाई गई है। महिला दिवस की झलक आज पश्चिम बंगाल की सियासत पर दिखाई दी। ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ कोलकाता में पदयात्रा की। ममता ने महिलाओं से क्या वादे किए, उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स को उठाया, ये देखेंगे, लेकिन पहले 20 सेकेंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। आपने घर को प्रोटेक्ट। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके। खबरें आगे देखें, इससे पहले एक काम की बात आपको बता दूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका बहुत आसान है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। अब आप बड़े आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के बिल्कुल साफ साफ सारी खबरें इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त। महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी का महिला मार्च आपको दिखाऊं, इससे पहले ताजा जानकारी आपको दे दूं। आज तृणमूल कांग्रेस के 5 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए,
जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है उनमें सोनाली गुहा है जो ममता बनर्जी की बहुत करीबी मानी जाती हैं। उनके अलावा दीपेंदु बिस्वास, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जीतू लाहिड़ी और शीतल कुमार सरदार ने भी ममता का साथ छोड़ दिया। सोनाली गुहा का पार्टी छोड़ना ममता बनर्जी के लिए झटका है क्योंकि वो लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। सिंगूर आंदोलन के दौरान सोनाली गुहा ममता बनर्जी के साथ हर वक्त खड़ी रही थी। जब पुलिस की लाठियां पड़ रही थी तब भी वो ममता बनर्जी के साथ थी। सरला मुर्मू ने भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी ने सरला मुर्मू को मालदा जिले की हबीबपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जैसे ही ममता को लगा कि सरला मुर्मू पार्टी छोड़ सकती हैं तो उन्होंने सरला मुर्मू की जगह प्रदीप बास्के को कैंडिडेट बना दिया। हालांकि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के एमएलए पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखा रही थी। आज महिला दिवस पर ममता ने कोलकाता में पैदल मार्च किया। यह मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल हुई रैली को काउंटर करने के लिए किया गया था। ममता के इस मार्च में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। पैदल मार्च के बाद ममता ने बीजेपी, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। महंगाई का मुद्दा उठाया, कहा कि मोदी मुफ्त में इलाज और बैंक अकाउंट में पैसे देने की बातें करने के बजाय मुफ्त में रसोई गैस क्यों नहीं दिलवा देते, क्योंकि महंगी रसोई गैस ही बंगाल की महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कहा ममता बनर्जी ने। দাম কমে গেল, আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন, আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, বিনা পয়সায় চাল আর 900 টাকায় গ্যাস, আর ইলেকশন আসলেই গ্যাস দেয়। गैस माने मिथ्या কথা বলে, इलेक्शन আসলে বলে ভোকাট্টা, हमने ये कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। आपको बर्बादी भाषण हम सुनने नहीं चाहती। एवरीडे मन की बात। ममता बनर्जी ने वो इशू उठाया जो महिलाओं के दिल के बहुत करीब है, मुफ्त में गैस चाहिए। और फिर उन्होंने एक बार फिर खेला होबे का नारा लगाया। ममता ने कहा बंगाल में सिंडिकेट नहीं चाहिए, बंगाल में नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। कोविड হয়েছে, কবার গেছো হসপিটালে, কবার গেছো দোকানে, কবার গেছো মার্কেটে, বাড়ি থেকে তো বেরোতেই না, শুধু ভার্চুয়াল আর ভার্চুয়াল, আর ওগুলোই করতে ভাইরাল। গতকাল তোমরা ব্রিগেড করেছো, ওটাকে ব্রিগেড করে দিয়েছে, ব্রিগেডটাকে ব্রিগেড। আজকে যে মানুষ মিছিলে এসছে তাও তোমাদের মিছিলে কালকে আসেনি। টাকা দিয়ে সব হয় না, টাকা দিয়ে সব হয় না। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, লড়তে হবে, করতে হবে, করতে হবে। বিজেপিকে চাই না, বিজেপিকে চাই না, দাঙ্গাবাজদের চাই না, সিন্ডিকেটের চাই না, তোলাবাজদের চাই না, ভ্রষ্টাচারী চাই না, नरेंद्र मोदी चाई ना, अमित शाह चाई ना। कल नरेंद्र मोदी ने जनता से नारे लगवाए थे कि जुल्म नहीं चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। आज ममता बनर्जी ने नारे लगवाए मोदी नहीं चाहिए। कल कई जाने माने एक्टर्स ने ज्वाइन किया था बीजेपी को, मंच पर दिखाई दिए थे, लेकिन ममता के पास भी फिल्म स्टार्स की अपनी फौज है। मिथुन चक्रवर्ती का जवाब देने वाले लोग हैं। आज बंगला फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस जून माल्या और कोशानी मुखर्जी ने
लोगों से कैसे नारे लगवाए, कैसे कैंपेन किया, इसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ममता बनर्जी का कैंपेन करने का एक यूनिक स्टाइल है और वो फाइटर हैं। उन्होंने इस बार 24 एमएलए के टिकट काटे हैं। उनकी पार्टी के 17 एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी के जोश में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना ममता बनर्जी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये ठीक है कि चुनाव के मौके पर जिन्हें टिकट नहीं मिलता उनमें से कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं, जहां टिकट मिले वहां चले जाते हैं, लेकिन टीएमसी में भगदड़ कई महीने पहले शुरू हो गई थी और अभी भी जारी है। ये इस बात का अंदाजा देता है कि हवा का रुख किस तरफ है, लेकिन ममता को इस रुख की परवाह नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह बड़ी परेशानी है कि अगर तृणमूल से आए इतने सारे लोगों को टिकट दे दिए तो उसके अपने कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएंगे। जो कार्यकर्ता कई साल से इन्हीं तृणमूल के कार्यकर्ताओं से लड़ रहे थे, मार खा रहे थे, उनका मुकाबला कर रहे थे, उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें तृणमूल कांग्रेस के इन्हीं लोगों के लिए प्रचार करना पड़ेगा। इसीलिए कल नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, उनको हाथ जोड़कर नमन किया। लेकिन चुनाव का मौका है, नमस्कार और आभार के साथ साथ टिकट भी चाहिए, उसकी डिमांड भी है। बीजेपी के कार्यकर्ता तृणमूल से आए हुए लोगों के लिए वोट मांगने में रिलक्टेंट तो होंगे, इसलिए तृणमूल के एमएलए और नेताओं का आना बीजेपी के लिए नई मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी मिलने वाली जो केस है उसकी जांच अब एनआईए करेगी। यही नहीं, मनसुख हिरेन की मौत के मामले में मर्डर का केस भी दर्ज हो गया है। इन पर कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मुकेश अंबानी के घर के पास बारूद से भरी गाड़ी कैसे पहुंची, इस साजिश के पीछे कौन था, उसका मकसद क्या था, इन सारे सवालों के जवाब अब एनआईए खोजेगी। केंद्र सरकार ने इस केस की जांच एनआईए के हवाले कर दी है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस केस से जुड़े मनसुख हिरेन की मौत की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस के पास ही रहेगी। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को जो स्कॉर्पियो कार मिली थी, वो केस अब तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास था, लेकिन आज महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी कि ये केस मुंबई पुलिस से लेकर एनआईए के पास चला गया है। इस केस को एनआईए को सौंपने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया, इसलिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर इससे थोड़े नाराज जरूर हैं। जो एंटीलिया में जो मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो स्कॉर्पियो मिली थी और उसमें जो जिलेटिन स्टिक्स जो मिली थी, उसका तपास, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी एटीएस कर रही थी। लेकिन आज केंद्र शासन की जो संस्था है एनआईए, उन्होंने वो तपास अपने तरफ लिया है। वैसे ही आपको मालूम है कि पहले भी सुशांत सिंह का भी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। उस टाइम वो भी 7 महीने पहले इन्वेस्टिगेशन केंद्र शासन की जो सीबीआई है उन्होंने लिया था। लेकिन मुझे ताज्जुब है और सभी को ताज्जुब है कि 6.5-7 महीने पहले जो सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने लिया था, 7 महीना हो गया, उसके बारे में अभी तो बता नहीं पाए कि वो हत्या है या आत्महत्या है।
अभी ये जो केस मुकेश अंबानी साहब का जो मकान है एंटीलिया, इसका जो केस एनआई ने लिया है उनका अधिकार है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस एटीएस बहुत अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो भी सच है वो पूरा खंगारने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर अभी एनआई ने लिया, उन्होंने जांच लेने का उनका अधिकार है, लेकिन बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है मनसुख हिरेन का और गाड़ी जो चोरी गई थी उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे तो इस केस की जांच एनआईए को दिए जाने से इतने ज्यादा खफा हैं, उन्होंने धमकी भरे लहजे में कह दिया अब महाराष्ट्र सरकार बीजेपी के एमपी मोहन डेलकर की खुदकुशी की जांच करवाएगी। आणि म्हणून एटीएसकडे हा तपास केंद्र सरकार ने ये केस एनआईए को सौंपने का फैसला किया है तो जरूर दाल में कुछ काला होगा। 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर ने मुंबई में आत्महत्या की, लेकिन उसके बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। हम इसकी जांच करवाएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। विपक्षी दल महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा दिखाना चाहता है कि जैसे महाराष्ट्र में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष करतो आहे। क्रिमिनल केसेस को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच वन अपमैनशिप चल रही है, वो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, भीमा कोरेगांव का केस हो, कई केसेस में हम पहले भी इस तरह का टकराव देख चुके हैं और आज ये नया टकराव आया। लेकिन एक बात सही है, जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता कि जांच किसने की, जनता को तो जांच के नतीजे से मतलब है। लेकिन चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस हो या फिर भीमा कोरेगांव की हिंसा का मामला, अब तक सच सामने नहीं आया है। लोगों को लगता है कि बीजेपी और शिवसेना इन केसेस का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। लेटेस्ट केस में मनसुख हिरेन की मौत को परिवार वाले शुरू से हत्या बता रहे हैं। इसके बाद भी मुंबई पुलिस ने 2 दिन तक हत्या का केस दर्ज क्यों नहीं किया? आज जब चारों तरफ से सवाल उठने लगे तो इस केस की जांच एटीएस को दे दी गई और मर्डर की धाराओं में केस भी दर्ज हुआ। यह सही है कि अब केंद्र ने इस मामले में साजिश एनआईए को सौंप दी है, वो इसकी जांच करेगा। यह राज्य सरकार को अच्छा नहीं लगा, पर यह भी सही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस केस की जांच पहले से ही ठीक से करा ली होती तो शायद बीजेपी की सरकारों को मौका ही नहीं मिलता। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली में देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस सेंटर बनाया है। यहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इस डायलिसिस सेंटर में क्या क्या खास बात है, कैसे मुफ्त इलाज होगा, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। सिख समाज की सेवा का एक और अच्छा उदाहरण सामने आया। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बनकर तैयार है। कल से इसमें डायलिसिस का काम शुरू हो जाएगा। ये डायलिसिस सेंटर समाज के प्रति दायित्व को निभाने की एक मिसाल है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। डायलिसिस कराने के लिए 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इलाज, दवा और देखभाल के साथ साथ खाना पीना भी फ्री। यानी सच्चे अर्थों में इंसानियत की सेवा की जगह यहां पर है। इसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बनाया है। असल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली के गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल में एक नया डायलिसिस सेंटर बनाया है। इसमें 101 बेड है, यानी एक वक्त में एक साथ 101 मरीजों का डायलिसिस हो सकता है। एक बार अगर मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां सब कुछ मुफ्त है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी जाति का हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। न किसी से आई कार्ड मांगा जाएगा, न किसी से कोई पैसा मांगा जाएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो उसे इलाज मिलेगा, दवा मिलेगी। इसीलिए सेंटर में फीस के लिए कोई काउंटर तक नहीं बनाया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दावा है कि अगले 1 साल में इस सेंटर में बेड्स की संख्या 101 से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी और उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बन जाएगा। एसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिंडसा ने आज बताया कि इस डायलिसिस सेंटर में 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा।
और ये 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। ये 101 बेड का ये हॉस्पिटल है और आप ये देखेंगे कि ये जितनी इसमें आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं ये सारी जर्मन से सारी मशीनें आई हैं। ये कंफर्ट रहे पेशेंट को, ये सारी इलेक्ट्रिक चेयर्स हैं। जब आदमी इस पे अपनी इलाज कराएगा तो उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कोई वो एक हॉस्पिटल के अंदर खाली, कोई कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस कराए। और ये इस तरह के सारे ब्लॉक्स हैं, आप बाकी ब्लॉक्स भी देखेंगे, प्राइवेट रूम्स भी हैं। कोई सीरियस इल पेशेंट्स हैं, कोई HIV का पेशेंट है या कोई कोविड का पेशेंट या हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उनके लिए भी अलग से इंतजाम है। ये इसकी दूसरी खूबी क्या है कि ये 100% जो है ये फ्री है। इस पे कोई हमारे यहाँ पे कोई बिलिंग काउंटर भी नहीं है, आप इसको देखेंगे, इस पे कोई बिलिंग काउंटर भी नहीं है। सारे का सारा इसी तरह डेवलप किया गया है 3 ब्लॉक्स में और इस पे जो भी पेशेंट आएगा उसको 1 रुपया भी नहीं देना, 100% उसका फ्री इलाज होगा। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे किसी का आधार कार्ड देके इलाज नहीं किया जाएगा, किसी धर्म से हो, इंसान हो। तो एक मशीन लग गई हैं, 101 बेड हैं, लेकिन इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हम इसको बनाने जा रहे हैं और इसी साल के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगला फेज हमारा शुरू हो गया और 1000 बेड्स तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बना देंगे। और बात बड़े की नहीं है, बात है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी तो कोई भी खड़ी कर सकता है, क्वालिटी कैसी है ये आप देखें कि वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड बेस्ट हाइजीनिक तरीके से, सफाई की तरीके से, क्लीननेस अगर हम बात करें तो ये पता चलता है कि गुरु की सिख की सेवा कैसी है। यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी में वर्ल्ड का बेस्ट होगा। बिल्कुल, दोनों का मिलन होगा। दवा के साथ साथ दवा भी फ्री में है, लंगर तो पहले से ही होता है। तो किसी पेशेंट को यहाँ की ये चिंता नहीं होगी कि मेरी जेब में अगर बस का किराया भी है यहाँ पहुँचने का तो बस उतना ही चाहिए, उसके बाद खाना पीना उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। एक बार डायलिसिस कराने में 5,000 से 8,000 रुपए तक खर्च होते हैं। कुछ लोगों को हर हफ्ते डायलिसिस कराना पड़ता है, कुछ लोगों को तो हफ्ते में 2-2 बार कराना पड़ता है। इस लिहाज से जरा सोचिए, गरीब लोगों का डायलिसिस बिना खर्चे के हो जाए, ये कितना पुण्य का काम है। सिख समाज ने हमेशा इस तरह के सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, यानी जो गरीब के लिए लड़ता है असली शूरवीर वही होता है और सिख समाज का यह काम उसी वीरता का परिचायक है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।